आज की धन्वंतरि के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम है उन विशेषज्ञों के साथ बातचीत का, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, पढ़ाई करने में, किसी एक विषय को बहुत गहराई से समझने में, जिससे कि वो हमारी हेल्थ का ध्यान रख सकें। तो ये वो विशेषज्ञ हैं जो लगातार हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, हमारी देखभाल के लिए। तो आपसे हमेशा मेरी गुज़ारिश रही है, रिक्वेस्ट रही है, प्रार्थना रही है कि इस प्रोग्राम को बहुत धैर्य से, पेशेंस से और टिक के सुनिए। कुछ ना कुछ काम की बात आपको मिलने वाली है। और आज के हमारे धन्वंतरि प्रोग्राम में जो गेस्ट, हमारे जो अतिथि आए हैं, वो हैं डॉक्टर वैशाली मैम। डॉक्टर वैशाली मैम का बहुत-बहुत स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, साधुवाद देते हुए, वेलकम करते हुए, मैं डॉक्टर वैशाली से रिक्वेस्ट करूँगा, मैम प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए जिससे हमारे सुनने वाले आपसे ही सुनें कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, भला क्या करती हैं? प्लीज़ मैम। थैंक यू सर फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में उससे पहले आपकी बात करूंगी कि यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस सर। ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम वैशाली शर्मा है। आई एम एन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इन पीजीआईएमएस रोहतक जी, एंड आई एम बेसिकली was interested in radiation oncology since childhood because I always wanted to be a cancer का doctor. ओह! ओके। Because in क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ क्लोज रिलेटिव्स को भी कैंसर था, तो आई हैड अ क्लोज एनकाउंटर विद कैंसर। सो मेरे को हमेशा से था कि कैंसर का डॉक्टर ही बनना है। अब वो ओह! कैसे बनना था वो धीरे धीरे लाइफ ने मुझे बता दिया। बहुत सुंदर। दोस्तों इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। बस 1 मिनट रुकिए और विचार कीजिए। देखिए, डॉक्टर वैशाली बचपन से ही मोटिवेटेड थी। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो हर्ट थी, वो मोटिवेटेड थी। उन्होंने कैंसर को यू नो पछाड़ने के लिए, हराने के लिए ये तय किया था, बहुत ही छोटी उम्र में कि मैं कैंसर की स्पेशलिस्ट बनूँगी। इसको हराना है मुझे, बदला लेना था उनको। क्या बात है! और उसी प्रोसेस में हम सबकी स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने उठा ली। बहुत सुंदर। तो अ, ज़ाहिर-सी बात है जैसा आपने बताया मैम दैट यू वांटेड टू बी अ कैंसर स्पेशलिस्ट। अमेज़िंग। यस सर। और उसकी भूमिका आप बहुत खूबसूरती से निभा रही हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सा कैंसर है जो नॉर्मल रूटीन इंसान या लेमैन लैंग्वेज या एक साधारण व्यक्ति बात करता है, सुनता है घर के अगल-बगल, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। अब इसके इलाज के बारे में वैशाली मैम प्लीज़ हमें बताइए, क्या-क्या किया जाता है? आप क्या-क्या करते हो? सबसे पहली चीज सर कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। जी, ये मेल्स में भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा फीमेल्स में पाया जाता है, और यंगर फीमेल्स में, मतलब जिनकी 50 ईयर्स से कम एज है। जी। और ये कैंसर एक लौता ऐसा कैंसर है जो एक इंसान खुद ही पता कर सकता है अगर उनको उनके छाती में गांठ महसूस होती है। हुँ, और कोई कैंसर यूजुअली हमें पता करने में बहुत मुश्किल होती है कि बस थकान हो रही है, बुखार आ रहा है। लेकिन ये एक लौता कैंसर है जो मरीज खुद पता कर पाता है, खुद एग्जामिन करके। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई मैम आपने। 2 बातें मुझे इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। नंबर 1 कि ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होता है। यस दिस सर, इज़ मेल्स 1 में भी होता है। वॉव! और दूसरा ये जिससे हमें हमेशा बहुत डर लगता रहता है इस कैंसर की बात सुन के कि जी, हम खुद डायग्नोज़ कर सकते हैं, हम खुद इसका पहचान कर सकते हैं कि जी, ईश्वर ना करे हमें ये है। वॉव! ये बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने। लेकिन फिर इसके आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप क्या करते हो डॉक्टर साहब? जैसे अगर हमारे पास पेशेंट एक आया, सपोज एक फीमेल लेते हैं, 40 ईयर्स की फीमेल आई है विद अ लंप या फिर गांठ इनकी सीधी वाली छाती पे। जी, तो आदतन मतलब इसकी सबसे पहले हम बायोप्सी कराते हैं, मतलब एक टुकड़े की जांच। जी। उससे टुकड़े की जांच से हमें पता चलता है कि उन फीमेल को कैंसर है या नहीं है, मतलब बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। हुँ, हुँ। सपोज कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक मरीज है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो कभी कभी दूध पिलाते हुए भी गांठ बन जाती है माँ के स्तन में। जी, जी, जी। तो वो बिनाइन भी होता है, तो मतलब कैंसर नहीं होता, जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर सपोज हमने बायोप्सी में कराया और पेशेंट को कैंसर आया, तो उसके बाद
हम पेशेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि पहले वो ऑपरेशन करा ले, जी, पूरी छाती निकलवा ले, या फिर वो सिर्फ गांठ निकलवा ले। जी। दूसरी चीज कि पहले वो कीमोथेरेपी कराएंगी, उसके बाद ऑपरेशन कराएंगी। ओके, ओके। हाँ, अच्छा। और जब बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उस पे डिपेंड करके हमारी कीमोथेरेपी या फिर ऑपरेशन, बहुत सारी चीजों का एनालाइज करके पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, एक पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जी, ओके। जी सर। तो यहाँ पर तुरंत प्रभाव से मेरे दिमाग में जो एक पहला सवाल कौंधा है, वो ये है कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कीमोथेरेपी। मैं जी मानता सर। हूँ, क्योंकि गूगल बाबा आजकल बड़े ही प्रबुद्ध और प्रभावशाली हो चले हैं और हर बंदे की हथेली में मौजूद हैं, तो वो कीमोथेरेपी का अंतर या मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन हम्म। फिर भी एक विशेषज्ञ से सुनने की बात बिल्कुल अलग होती है। तो आपने शब्द का इस्तेमाल किया कीमोथेरेपी, फिर आपने कहा पेशेंट स्पेसिफिक, यानी कि हर पेशेंट के लिए अलग इलाज। यही बात हुई हाँ ना जी, मैम? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हमें बहुत ही सरल सी भाषा में बता दीजिए मैम, कीमोथेरेपी क्या, और रेडियोथेरेपी भी आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो हाँ जी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बीच का अंतर। कीमोथेरेपी क्या होता है, अगर हम नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में समझे तो एक नसों से कैंसर की ड्रग जा रही जी, है, नसों से दवाई जा रही है जी। जो कैंसर को मारेगी। हम्म, वो हम्म, हर कैंसर के टाइप की अलग अलग कीमोथेरेपी होती है। जैसे अगर छाती का कैंसर है एक महिला को, तो जी, उसका जो प्रोटोकॉल या ड्रग होती है, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है, बहुत अलग होती है। जी, अगर सपोज पेशेंट को एक गॉल ब्लैडर या लिवर का कैंसर है, तो उसकी दवाइयां बहुत अलग अलग है, उसकी कीमोथेरेपी बहुत अलग होती है, और वो नसों से जाती है। या वही कीमोथेरेपी हम ओरल टैबलेट, जैसे एक पैरासिटामोल की टैबलेट होती है, एक वैसे भी कीमोथेरेपी होती है हमारे पास। या ओह, फिर ओके, हाँ जी, दैट्स तो वेरी एक इंटरेस्टिंग। टैबलेट फॉर्म में भी कीमोथेरेपी होती है। और आजकल एज नई नई रिसर्चेस भी हो रही है कि मेकिंग श्योर कि ओरल टैबलेट्स पे कीमोथेरेपी आ जाए, क्योंकि पेशेंट को आईवी से बहुत दिक्कत आती हाँ, मतलब है। मोटे-मोटे तौर पे तो सुई से मैडम आज तक डर लगता है मुझे, अभी क्या करूँ? हाँ, हाँ, या मोस्टली लोगों को सुई से डर भी लगता है और नसें भी खराब होती हैं हुँ, कीमोथेरेपी ड्रग हुँ, से, हुँ, क्योंकि बहुत हेवी डोजेस होती हैं कीमोथेरेपी की। जी, तो 2 तरीके की कीमोथेरेपी होती है, एक नसों से जाने वाली और एक ओरल टैबलेट, जो जैसे पैरासिटामोल की टैबलेट्स होती जी, है। रेडिएशन क्या होती है, एक से नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो सेक लगना, ओके, मतलब सिकाई, एक एक्स-रे, हाँ, सिकाई, एक जैसे एक्स-रे होता है ना, वैसे ही सिकाई होती है। जी, तो वो हम उस ऑर्गन पे डालते हैं या उस कैंसर टिश्यू पे डालते हैं जहाँ उस पेशेंट को कैंसर है। जैसे अगर मुंह का कैंसर है तो हेड एंड नेक कहते हैं इसे। जी, तो वहां पे हम एक स्पेसिफिक, जैसे अगर एक जगह पे है उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर, उसके नीचे 2 सेंटीमीटर, और साइड बाई साइड मार्जिन लेके कि आसपास के टिश्यूज खराब ना हो जो नॉर्मल है, जी, उसको सेक लगाना कहते हैं, और वो बस एक्सरे की तरह होता है। जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे ये समझा दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर थोड़ा-सा एक टेक्निकल टर्म यूज़ किया अ, कि बगल वाले टिश्यूज़ खराब ना हों। हाँ जी सर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जहाँ पर ट्यूमर है, आप उसकी सिकाई कर रहे हैं, उसको जला रहे जी। हैं या जो भी जी। रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, और जी। बगल वाले टिश्यू खराब हों, इसका क्या मतलब हुआ मैम? सपोज सर, हम एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, उसने ऑपरेशन करा लिया, छाती निकलवा ली सीधी वाली, जी, राइट साइड। जी, तो अब ब्रेस्ट तो है नहीं, जी, तो सिर्फ चेस्ट वॉल है हमारे पास, सिर्फ छाती है मरीज की, जैसे एक। तो अब छाती में हमारे क्या होगा, एक हार्ट भी है, जी, दिल, हाँ। लंग्स भी हैं, फेफड़े, हुँ, हुँ, हुँ। एंड अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो हमारे पास ऊपर थायराइड ग्लैंड भी है। ओके, ओके। तो अगर जब जैसे एक पूरा एक हम बॉक्स सा बनाते हैं जहां हम रेडिएशन देते हैं, मतलब हमने मार्किंग कर ली, बॉर्डर बना लिया कि ये मेरा एरिया है। जी, जी, तो अगर उसके आसपास हमने जैसे थोड़ी-सी ज़्यादा एरिया दे दिया, तो हमारी लंग्स या हार्ट अफ़ेक्ट हो सकते हैं, जी, जिससे दिक्कतें आ सकती है बाद में। या फिर हमने थोड़ा ऊपर तक चले गए, तो हमारा थायराइड ग्लैंड के थायराइड कैंसर हो सकता है रेडिएशन से। जी, लंग्स में पानी भर सकता है, या फिर हमारा दिल में दिक्कत आ सकती है, कि जैसे हार्ट अटैक वाले सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, अगर सही से नहीं करा तो। जी, जी, ओके। जी, अच्छा, इस वजह से हम लोगों को जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, उन्हें एक बार बचाने की कोशिश के लिए बचाने के लिए। आप जी सर। उसको उसको देख लेते हैं। हाँ, बहुत और खूब। आधुनिक से जी, जी, जी। करते हैं कि पेशेंट को दिक्कत ना आए। ऑलराइट।
सो दोस्तों, जैसा डॉक्टर वैशाली मैम ने बताया, मैं बहुत ही छोटे से मैं उसको समराइज करूंगा कि टैबलेट्स आ गई हैं जो कीमोथेरेपी, हमने बहुत सारा गूगल बाबा से पढ़ लिया होगा, कीमोथेरेपी नसों में डाली जाती है, सुई लगाई जाती है। तो अब सुई को भी अवॉइड करके बड़ी सारी टैबलेट्स कैप्सूल फॉर्म में वही चीज़ आ गई है, जिससे बड़े आराम से आपने पानी के साथ गटका और फाइन, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो इस बात को तो सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा ना दोस्तों, कि चलो एक गोली खा ली और वी आर सेफ। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज की रेडियोथेरेपी, उसमें हम लोग अगल बगल के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब लोग अगल बगल के ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करते हैं कि छाती पर एक्सरे दिया तो लंग्स को बचा लिया, हार्ट को बचा लिया। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट कि अगल बगल का नुकसान ना पहुंचे और सिर्फ हम ट्यूमर को ही मार ले। बहुत सुंदर। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि कीमोथेरेपी क्या है, रेडियोथेरेपी क्या है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है। अब मैम एक और टर्म आ रहा है बड़ा खूबसूरत, और लोग बगा आजकल उसका झंडा उठा के बड़ा तेजी से भाग रहे हैं, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। अब इन दोनों के बीच का यस अंतर सर। ये है क्या, और इनका अंतर क्या है? कहीं हम कुछ गलत फहमी में तो नहीं जी रहे हैं? बेसिकली सर हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी है एक टाइप की कीमोथेरेपी ही ओनली, जी बट स्पेसिफिक टू दैट टिश्यू। मतलब अगर अगर सपोज स्कूल में आप माँ बाप हमारे स्कूल में वेट वेट करते हैं जब छुट्टी होती है, जी। लेकिन वो बच्चा भाग के सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास जाएगा, करेक्ट। मतलब टारगेटेड है वो बच्चा। वाओ। ओके। ओके। सो मतलब हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी इज बेसिकली स्पेसिफिक टू दैट टिश्यू। तो अच्छा। हार्मोन थेरेपी में जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है हमारा, जी तो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जी। वो स्पेसिफिक होता है, तो उसके लिए हम ड्रग देते हैं। जैसे हमने बायोप्सी में एक ब्रेस्ट कैंसर में रिपोर्ट में आता है कि पेशेंट ईआर पीआर पॉजिटिव है, तो हम उसको एक हार्मोन थेरेपी देंगे कॉल्ड टमोक्सिफेन। जी जी। अगर वो ईआर पीआर नेगेटिव है तो हम उस टैबलेट को नहीं देंगे, बिकॉज वो टारगेट करेगा ही नहीं, बिकॉज वो पॉजिटिव ही नहीं है उस पेशेंट के लिए। और ओ। टारगेटेड थेरेपी भी वही चीज है कि स्पेसिफिक टू दैट कैंसर। जैसे अगर यही ईआरपीआर नेगेटिव और हर्टू पॉजिटिव, एक हर्टू पॉजिटिव रिसेप्टर होता है, जी। अगर वो पॉजिटिव है तो हम ट्रास्टुजुमैब देंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज ही हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी ही है, लेकिन स्पेसिफिक टू दैट सेल। मतलब वो बच्चा स्पेसिफिक टू अपने मॉम डैड है, बस। ऑल राइट। आह, मतलब दोस्तों एक बात गौर कीजिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक कहानी को शेप देते हुए हमको समझने के हिसाब से डॉक्टर वैशाली मैम ने बताया है कि जो हमने दवाई दी है ना, वो स्पेसिफिक टिश्यू, यानी कि जहाँ पर वो ट्यूमर बैठा है वहीं जाकर काम करेगी, जैसे कोई एक बच्चा स्कूल से निकल के अपनी मम्मी पापा के पास ही जाएगा। देखिए कितनी प्यारी सिमिलैरिटी उन्होंने बताई है। तो वो दवाई जो है बिल्कुल स्पेसिफिक है। हम ये सब जानते हैं, इतना लेमैन तो हम लेमैन भी जानेगा कि दवाई हम लोग ले लेते हैं तो वो पूरे शरीर में घूम जाती है और कहीं ना कुछ गड़बड़ कर देती है। लेकिन ये जो टारगेटेड थेरेपी में वैशाली मैम ने बताई, ये वो है जो सीधी वहीं पर जाके काम करेगी और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। यस सर। अगला जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है मैम कि ये सारी थेरेपीज, फिर चाहे हम कीमोथेरेपी की बात कर लें, आरटी रेडियोथेरेपी की बात कर लें, ये कितने दिन तक चलती है मैम? मान लीजिए फर्ज ना, ईश्वर ना करे, हो गई बीमारी, अब हम आ गए आपके पास, अब आपको इलाज करना है, तो कितने वक्त तक? अगर सपोज हम सर ब्रेस्ट, अगर शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर से करी थी, हम ब्रेस्ट कैंसर की ही बात जी करते जी हैं। जी जी। एक आज मेरे पास एक पेशेंट आया, हमने उसकी बायोप्सी भी कर ली। तो अगर हमने पहले उसको कीमोथेरेपी देना है, तो कम से कम 8 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं, मतलब 8 कोर्सेज। जी। उसमें दो टाइप की अलग अलग कीमोथेरेपी देंगे, लेकिन एक कीमोथेरेपी और अगली कीमोथेरेपी में 3 हफ्ते का गैप होता है, हम्म। तो हर 3 हफ्ते में लगेंगी। तो इसमें 8 कीमो लगने में ही 3 से 6 महीने लग जाते हैं। ओके उसके बाद ओके। पेशेंट का होता है ऑपरेशन, विच कैन बी खाली गांठ निकाल दी छाती की, हम्म या फिर पूरी छाती निकाल देते हैं। हम्म तो उसमें भी मरीज का 1 महीना चला जाता है। हम्म लेकिन वाइस, क्योंकि ये हम सरकारी अस्पताल की बात करेंगे, प्राइवेट में तो ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी क्योंकि उनको इंतजार नहीं करना पड़ता है। लेकिन हम्म। अब नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी पॉपुलेशन सब अमीर नहीं है, तो ऑफ हम कोर्स। नॉर्मल जनता की बात ही करेंगे। तो हम्म एक ऑपरेशन में 1 महीना निकल जाता है। उसके बाद अगर इंडिकेशन होती है रेडिएशन की,
पेशेंट की स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती है रेडिएशन की, वरना हम नहीं देते हैं। अगर रेडिएशन की इंडिकेशन है तो रेडिएशन भी लगती है। यूजुअली 16 सेक लगती हैं, 16 सेक, जी जो हर हफ्ते 5 दिन लगेंगी और 2 दिन का रेस्ट होगा, तो 3 हफ्ते इसमें चले जाते हैं। जी तो मरीज का कम से कम 1 साल ऑन एन एवरेज लगा के चला जाता है। उसके बाद पेशेंट को हम 3 महीने बाद एक सीटी स्कैन या पेट स्कैन कराते हैं कि पेशेंट का कोई रेसिडुअल डिजीज या कोई रह तो नहीं गया है कैंसर शरीर जी में। जी ये बेसिकली सर आप ऑन एन एवरेज मोटा-मोटा माने तो टोटल 1 साल के करीब लग जाता है, ये सरकारी सेटअप की बात हो गई, और अगर हम इसको सरकारी प्राइवेट सेटअप में के लें बाद। तो? तो इसको आधा भी कर सकते हैं, 6 महीने। ओ, ओके 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 ओके। तो ठीक है, अब इस बात को भी जरा समझाइए मैम कि हमने इलाज शुरू कराया, और फ़र्ज़ कीजिए हम 1 साल का मान के चल रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है। हर हफ्ते हम आ रहे हैं या 15 दिन में हम आ रहे हैं, जैसा आपने हमें समझाया हम वैसा आ रहे हैं। तो जी। इस दौरान मतलब हमारी शारीरिक रूपरेखा या क्षमता या हिसाब किताब, या मतलब आई मीन टू से, आर वी साइड एमडी इफेक्ट। या साइड इफेक्ट्स, या क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको अगर हम कहें, हाँ जी। वो कैसे होती है? कहीं डिटोरिएट करती है, कहीं खराब हो जाती है, कहीं ठीक हो जाती है? मतलब वो फ्लो क्या है मैम, शुरू करके आखिरी तक? सर हाँ, बिल्कुल। अगर लेल-मान लैंग्वेज की हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो हम नसों से पॉइज़न दे रहे हैं शरीर में, जी। तो उस पॉइज़न का शरीर में असर तो आएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो कैंसर को मार रहा है, तो शरीर में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो करेगा कि इतने बड़ी स चीज़ को मार रहा है, तो हमारे शरीर तो नॉर्मल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो क ऐसा होता है जैसे कीमोथेरेपी से पेशेंट के बाल झड़ते हैं, जी। ऐसा नहीं है कि वो बाल वापस नहीं आएँगे, जैसे ही कीमो बंद हो जाती है, पेशेंट के बाल वापस भी आ जाते हैं। हुँ, जैसे कुछ महिलाओं में जैसे अगर उनके महीने मतलब पीरियड्स मेंसेस हो रहे हैं, हुँ। तो कीमोथेरेपी से महीने भी बंद हो जाते हैं उनके, ओके, ओके। ठीक है। जैसे या फिर नॉर्मली थकान रहती है, कुछ पेशेंट को उल्टी भी लगती है या वॉमिटिंग, डायरिया भी होने लगता है। हुँ, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। हुँ। इसको हम दवाइयों से जब कीमोथेरेपी देने से पहले कुछ इंजेक्शन देते हैं, इससे हम ठीक भी कर लेते हैं कि ये हो ही ना। हुँ, तो ये ज़रूरी नहीं है सबको हो। ये भी होता है किसी-किसी की जो खून की जो नॉर्मल सीबीसी, एलएफटी, केएफटी कराते हैं, उसमें भी दिक्कतें आती हैं कीमोथेरेपी की ड्रग से। जी, लेकिन हम इसको एनकाउंटर कैसे करते हैं? क्योंकि ये सब हमें पता है पहले से ही होती है, हम उससे पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देते हैं कि ये सब ना हो। जी, और कीमोथेरेपी के दौरान, कीमोथेरेपी के बाद एंड कीमोथेरेपी से पहले भी, ये जी, चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं पेशेंट को समझाएँ और उससे पहले उस चीज़ का इलाज कर दें। जी, लेकिन ये अगर हमने कीमोथेरेपी की बात करी, अगर रेडिएशन दे रहे हैं, सेक दे रहे हैं, पेशेंट के जो अगर सपोज़ एक एरिया में दे रहे हैं सेक, एक्स-रे मतलब बहुत ज़्यादा डोज़ में दे रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उससे क्या होगा, छाती उनकी लाल-सी हो सकती है, उनको थकान-सी हो सकती है, सूजन आ सकती है उनके, हुँ, हुँ, या फिर अगर जैसे मुँह में दे रहे हैं तो छाले पड़ सकते हैं। काला चमड़ी पड़ सकती है, व्हिच इज़ बहुत नॉर्मल होता है, उसको भी हम पहले से ही एनकाउंटर कर लेते हैं ट्रीटमेंट देके जी, या उसके बाद भी एनकाउंटर करते हैं ट्रीटमेंट देके। वहीं अगर हम हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं, तो महिलाओं को ये हो सकता है कि अचानक से गर्मी लगना, उसको हॉट फ्लशेस कहते हैं। ओके, हड्डियों में पेन, क्योंकि वो हार्मोन जो होते हैं हमारे नॉर्मली शरीर में हेल्प करते हैं, अब वही हार्मोन हम रोक रहे हैं दवाइयों से, तो हड्डियों में पेन हो सकता है, उसके लिए भी हम पहले से ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो है साइड इफेक्ट्स, ये मैं मना नहीं करूँगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पेशेंट की डिक्रीज़ होती है, लेकिन हमारी साइंटिफिक नॉलेज इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि हम उसको बहुत रिड्यूस कर चुके हैं जी, और ओके, पेशेंट को मेक श्योर करते हैं कि न्यूट्रिशन एडेक्वेट रखें, एक्सरसाइज करे, रेगुलरली फॉलो अप पे रहे, तो पेशेंट नॉर्मली अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर पाता है। जी। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, हम किसी भी तरीके की तकलीफ के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम है आज के धन्वंतरी, जिसमें हम हाँ लोग जी। हमारे स्वास्थ्य के बारे में एक्सपर्ट्स से बात करते हैं। करीब-करीब, नहीं, करीब-करीब नहीं, सॉरी, 100% डॉक्टर्स कहते हैं एक्सरसाइज़ करते चलिए। बिल्कुल। मतलब ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? मतलब व्हाई? अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं वैसे ही हुँ, बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को कीमोथेरेपी ने पीट डाला है, मेरे को जलन हो रही है, भूख नहीं लग रही है, और ज़ीरोस्टोमिया हो गया है, और पता नहीं क्या-क्या, एलोपेशिया हो गया है, सब हो गया, और हुँ। फिर आप कहते हो कि यार समीर जी चलो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करो। क्यों?
मैं सर एज अ डॉक्टर नहीं, बट एक नॉर्मल इंसान के लैंग्वेज में कहूंगी, जी। इसको कहते हैं मतलब जहर को जहर काटता है। अरे वाह! ओके। ठीक है। अगर हम पड़े रहेंगे, एक साइकेट्रिक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर हम पड़े रहेंगे, शरीर पहले से ही पड़ा हुआ है और हम भी दिमाग से पड़े रहेंगे, तो जंग लग जाता है शरीर में। ओके, ओके। तो और वो जंग फिर खराब ही करता है पूरे शरीर को। हुँ, हुँ। और एक्सरसाइज टेक्निकली हैज अ बेनिफिट ओनली। वो जी, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो जी। हमारे नॉर्मल टिश्यूज को हेल्प करेगा और कैंसर सेल्स को डिक्रीज करेगा। और इवन हम पेशेंट को ये भी कभी कभी कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने को भी हम बोलते हैं, अच्छा जी। ओके, ओके। क्योंकि इट हैज एंटी कैंसरस रोल्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। हुँ, और एक्सरसाइज हैज, सर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हुँ। विच इज एन हैप्पी हार्मोन। जी, तो जी। पेशेंट वैसे कीमोथेरेपी से तड़प रहा है, कैंसर से परेशान है कि हाय मुझे कैंसर हो गया, जी। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है तो हमारा डोपामिन ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता है, उससे हमारा हम खुश होते हैं। हुँ, एंड हुँ। अगर हम एक दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, हम इंसान एक सोशल बींग्स हैं। जी। अगर पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो उसको बाहर जाना है। अब कैंसर पेशेंट क्या करता है, मुझे तो कमरे में, एक अंधेरे कमरे में ही रहने रख दो। दो, हाँ। हाँ, अब हम उसे बोलेंगे, जो जबरदस्ती एक्सरसाइज कराएंगे तो उसे बाहर जाना होगा, तो जी। वो लोगों से मिलेगा, तो कुछ टाइम के लिए अपना कैंसर भी भूलेगा। तो वो ओके। दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो हर चीज को टारगेट करता है, इन इन अ टेक्निकल टर्म, ऑलराइट, ऑलराइट। सोशल, फिजिकल, मेंटल। तो जी। इस हिसाब से एक्सरसाइज फिजिकली तो अच्छी है ही, मेंटली भी अच्छी है। ऑलराइट, ये कहानी है। अच्छा, डॉक्टर साहब, ज़ाहिर-सी बात है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, मतलब चलिए हम कमज़ोर है शरीर, तो हम धीरे-धीरे वॉक करने ही चले जाएँ, पार्क हाँ। में टहलने चले जाएँ। तो कुछ तो आपने 2 हार्मोन्स का नाम लिया, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन। वो रिलीज़ होता है, हम लोगों को थोड़ा-सा अच्छा महसूस कराता है, बात ठीक है। यहाँ पर आपकी बातचीत में ना मुझे एक चीज़ सुनाई दी, उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त मिथक जिसको बोलते हैं, गलतफ़हमी, हम्म। कन्फ्यूज़न मौजूद है। लोग बाग ज़्यादा बात नहीं करते इसके बारे में। सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है उसके साथ कि कैंसर का पेशेंट है ना, तो उसको अलग-थलग रख दो। उससे कोई बात ना करे, उसको छुए ना, उसके हम्म। कमरे में ना जाए, उसके साथ बैठना, खाना, चाय पीना, मतलब थोड़ा सोशल स्टिग्मा, अरे जी उसको कैंसर है, हम उसके पास नहीं जाएँगे, समथिंग लाइक दैट। कोई कहेगा नहीं, लेकिन हम्म। अपने आप से ही, मैम ये कितना सही है, कितना गलत? ये तो सर सच है कि पेशेंट को महसूस करा देते हैं कि तेरे को कैंसर है। हुँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि छूने से या उसके आसपास रहने से कैंसर फैलता है। ये हुँ, खांसी जुकाम नहीं है। हुँ, ये हुँ। पेशेंट ने, अपनी बॉडी ने खुद उसको कैंसर करवाया है। तो आसपास वाले मरीज उसका खाना खाएंगे, उसके टावल छुएंगे, उसके आसपास रहेंगे तो उनको, उनसे कैंसर नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि अगर मेरे को कैंसर है तो मेरे आने वाले बच्चे या मेरी माँ या मेरे पापा, इन सबको हो सकता है कि मेरे जीन्स में वो कैंसर है। मेरे ओके, उनके साथ रहने से कैंसर नहीं है, वो मेरी जीन्स है, इसीलिए मेरे को चांसेस है कैंसर होने के। ओके, ओके, ओके। मतलब आपने एक और टर्म अभी यूज़ किया जीन्स, मतलब क्या ये वंशानुगत भी होता है? जी, वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी? हेरिडिटरी। ओके, अब ओके। हेरिडिटरी भी हमारा कैंसर होता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स अगर आप कहेंगे तो हेरिडिटरी होते हैं। जी। बट ये है कि किसी ने अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर रखा है तो वो जीन्स एक्टिव नहीं होंगे। ओके, अगर ओके, ओके, किसी ने ओके। दारू बीड़ी, अगर मेरे सपोज मेरे पास वो जीन्स है कैंसर के, हुँ, लेकिन अगर मैंने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा है, हेल्दी लाइफस्टाइल, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, तो मेरे जीन्स शायद वो एक्टिव ही ना होके मेरे लाइफ पूरी कंप्लीट हो जाए। ओह! लेकिन अगर यही मेरे पास जीन्स है और मैं स्मोकिंग, अल्कोहल एंड बाहर का लाइफस्टाइल मेरा खराब है, एक्सरसाइज भी कुछ नहीं है, तो मेरे वो जीन्स एक्टिव होने के चांसेस बहुत है। हाँ। इसी बात से मुझे ना डॉक्टर साहब याद आ रहा है, कभी किसी ज़माने में मैंने सुना था कि हम सभी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के जीन्स होते हैं। हाँ। ट्यूबरकुलोसिस के जो कीटाणु कह लो सीधे भाषा में। लेकिन हम लोगों का खान-पान सब कुछ इतना अच्छा होता है कि वो हमेशा दबे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी दबे रहते हैं। लेकिन कभी किसी वजह से कुछ हमने गलती कर दी, कुछ गलत खा पी लिया या किसी एनवायरनमेंट में हम चले गए और वो ट्रिगर हो जाते हैं, जग जाते हैं, तो हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। क्या ये सही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। कीटाणु हर किसी के पास होते हैं, जी। बट लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हैं। आओ।
तभी तो ये होता है ना कि सपोज एक गरीब आदमी है, वो जी झोपड़ी में रह रहा है, उस झोपड़ी में 10 लोग हैं, जी। उसके पास अपने खाने के लिए नहीं है, हम्म, लेकिन और वहीं पे गंदगी में वो रह रहे हैं, तो उनको कैंसर या उनको ऐसी बीमारियां बहुत हो जाती हैं। और वही एक आदमी है जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या रिच है, हम्म, उनको ये बीमारियां बहुत कम होती है, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। ओके। एक गरीब आदमी जो महीने के 2-3 हज़ार रुपए कमा रहा है, वो प्रोटीन पाउडर नहीं खरीद पाएगा, बिल्कुल सही बात है मैम। वो नहीं कर रोज पाएगा। के रोज पनीर नहीं या दूध नहीं खरीद पाएगा, वो रोटी भी कमा ले वो ही बहुत होता है। तो हम्म, इसीलिए ये हमारा लाइफस्टाइल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी जी। देखिए वैशाली मैम, एज एन एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर, ऑफ कोर्स आपको अपने मरीज को ये बतलाना तो ज़रूरी होता है कि भाई देखिए आपका ये इलाज है, इसमें इतना वक्त लगेगा, इसमें इतनी तकलीफ होगी और इतना फ़ायदा होगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ये भी आपको बताने का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से मेरी आपसे बातचीत हो रही है उससे मैं बिल्कुल साफ अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आप पेशेंट से पेशेंट जो भी आपके पास होता होगा बहुत कॉन्फिडेंट होता होगा, बिल्कुल मतलब खातिर जमा करके बैठा होता होगा कि जी मैं बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हूँ। थोड़ा बहुत दर्द होगा, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब संभाल लेंगी। एंड देन द पेशेंट वुड बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट ओके यू आर ट्रीटिंग हर और हिम। बट यहाँ पे पूछना दरअसल मैं ये चाह रहा हूँ मैम, हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन पेन वर्सेस बेनिफिट? जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, हम्म। तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है। इस बात को आप पेशेंट को और उनके सपोर्टिंग फंक्शंस को कैसे समझाओगे? सर, सबसे पहली चीज ये फैक्ट है कि पेशेंट खुश रहते हैं, जी। लेकिन समझाने के लिए पेशेंट को सबसे पहली चीज होता है, मोस्टली पेशेंट ट्रीट ही नहीं कराना चाहता है कि ओहो! मुझे कीमोथेरेपी रेडिएशन कुछ नहीं लगाना, मुझे बस गोली दवाई दे दो, मेरी सूजन कम कर दो बस। उनका ओके। आधा टाइम यही होता है, उनको ये नहीं पता होता कि इनकी बीमारी कितनी बड़ी है। जी। मोस्टली इंडिया में केसेस जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सीधा स्टेज 4 पे ही करते हैं, हुँ, 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 क्योंकि वो बस कहते हैं नहीं मेरे तो छोटी सी गांठ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हुँ, तो ये एक बहुत दिक्कत है हमारे देश में। हुँ, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि पेशेंट को काउंसल करना अच्छे से आना चाहिए। जी। उसको सबसे पहली बात है, पहले ट्रीटमेंट बताना कि क्या ट्रीटमेंट है, उसकी क्या कॉस्ट आएगी। हुँ, क्योंकि हुँ, कुछ चीजें जरूरी नहीं है ना सारी चीजें सरकारी अस्पताल में अवेलेबल हो, तो हुँ, वो भी पेशेंट को बताना होता है कि ये चीजें हो सकता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, उस दौरान ये ना अवेलेबल हो तो आपको ये खरीदनी पड़ सकती है। हुँ, दूसरी हुँ, चीज, पेशेंट को बताना होता है, हम बताते हैं कि ये दिक्कतें आएंगी और उस दिक्कत से हम पहले ही उसका इलाज कर देंगे, हुँ, और इस टाइम इतना टाइम लगेगा। और पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं कि ट्रीटमेंट अगर आपने नहीं कराया तो ये हो सकता है कि वो कैंसर फैल जाए, फैल जाए। वहीं के वहीं नहीं रहेगा, हुँ, और हुँ, अगर फैल गया तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। जी, जी। सबसे मेन बात यही होती है कि घूम फिर के पेशेंट को डराना जरूरी होता है, ओके, ओके। क्योंकि भारत देश में अगर पेशेंट को डराएंगे नहीं तो वो इलाज कराएगा नहीं। क्योंकि जी। क्योंकि अगर हम सर बात करते हैं, बचपन में हम भी पढ़ाई तभी करते थे जब मम्मी पापा आंखें दिखाते थे, हाँ, तो हमारी मेंटालिटी डराने की ही है, जब तक हम डरेंगे नहीं हम इलाज कराएंगे नहीं, कराएँ। तब भी हम पढ़ाई पढ़ाई भी तभी होती है। चलो ठीक है। हम डंडे के यार हैं ना मैम। देखिए हाँ, सर। जब तक हमको डाँट नहीं पड़ेगी हम मानेंगे नहीं। हाँ सर, चलिए। तो डांटना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल ऑफ है कोर्स, हमारी प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में। वो बचपन से हो रहा है तभी बच्चे सँभलते भी हैं, ये डिसिप्लिन की बात है। चलिए, तो साइड इफ़ेक्ट्स किस-किस तरह के होते हैं? मान लीजिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ कि जी मैं कीमोथेरेपी लेने जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब से इलाज कराने जा रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए कैसे-कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ कि अच्छा होंगे तो निपट लूँगा। हाँ सर, सबसे पहली चीज है कि उल्टी या डायरिया होना, उल्टी या दस्त लगना, जी, उसके लिए बहुत नॉर्मल चीजें दवाइयाँ आती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। जी, बाल गिरना, ओके। वो जैसी कीमोथेरेपी बंद हो जाएंगी बाल गिरने भी बंद हो जाते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आती। हुँ, सबसे मेन दिक्कत आती है कि अगर हमारे ब्लड काउंट्स जैसे हीमोग्लोबिन, हुँ, प्लेटलेट्स, हुँ, टीएलसी, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो कम हो सकते हैं कीमोथेरेपी की ड्रग से। मतलब कि वो हमारे बोन्स में जहाँ पे ये खून बनता है, जी,
वहां पे एक्ट कर रही है, उससे हमारे सेल्स कम हो रहे हैं। उससे क्या होता है, सबसे दिक्कत ये है कि उससे पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उससे पेशेंट को टीबी हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी कम है। जी उससे और दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो कीमोथेरेपी हमें देनी बंद करनी पड़े, कि पेशेंट वो मतलब झेल ही नहीं पा टॉलरेट रहा नहीं है, कर पा रहा। टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। यस सर। तो ये भी बहुत दिक्कतें आती है। तो मेन ये दिक्कत होती है कि पेशेंट का ब्लड काउंट या सीबीसी, एलएफटी, केएफटी या सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है कि नहीं है, पेशेंट झेल पा रहा है नहीं झेल पा रहा, ये दिक्कतें आती हैं। और कभी कभी पेशेंट की नसों में दिक्कतें आ सकती हैं या थकावट रह सकती है पूरे टाइम। लेकिन सर मेन बात है कि साइड इफेक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जब वो कैंसर पेशेंट का, जब खुशी जब होती है जब पेशेंट का कैंसर ठीक होके आता है, साइड इफेक्ट वो झेल लेता है, जी इन दी एंड जब वो कैंसर ठीक होता है, तब असली खुशी होती है कि बिल्कुल जीरो डिजीज वाह। हम्म, से रेडिएशन। ये सबसे पहली चीज पेशेंट को यही बताते हैं कि जब आपका पेशेंट ठीक होंगे ना, ये साइड इफेक्ट कुछ याद नहीं रहेंगे। जी जैसे माँ के 9 महीने सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बट वो जब बच्चा आ जाता है उसके बाद वो कुछ हम्म, याद नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो खुशियां होती हैं, करेक्ट। हाँ, वैसे ही रेडिएशन के, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के या हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम्म, लेकिन पोस्ट जब ट्रीटमेंट एक्चुअली पेशेंट अगर पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से कराता है और लाइफस्टाइल का भी अच्छे से ख्याल रखता है, तो वो साइड इफेक्ट्स भी कुछ नहीं है उसके सामने। जी वाह, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, आपने जैसे जान लिया, वैशाली मैम ने बहुत आराम से, बहुत सरल भाषा में हमें बताया है कि किस तरीके के साइड इफेक्ट्स। मुझे तो यही सुनाई दिया, थोड़ी बहुत उल्टी, थोड़े बहुत बालों का चले जाना, और बाकी अगर साइड इफ़ेक्ट्स ब्लड में अगर कुछ होते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़बरदस्त ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है, हमें हल्का-फुल्का बुखार भी हो जाता है तो हमारी मम्मी कहती है, बेटे मूँग की दाल की खिचड़ी खाओ और कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारे पचने में हमको आसानी होती है। करेक्ट। तो उसी तरीके से हमको अपना ख़्याल रखना है। ऑलराइट। मूँग की दाल की खिचड़ी की बात आई तो मैम, इलाज के दौरान मरीज़ का खान-पान और जीवन शैली, लाइफ़स्टाइल वो कैसा होना चाहिए? लाइफस्टाइल की बात करूँ तो सर एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन की जो लाइफस्टाइल होती है या न्यूट्रिशन इनटेक होता है, हुँ, वैसा ही होना चाहिए पेशेंट का भी। जैसे हाई इन प्रोटीन, ओके, ओके। लाइक एक्सरसाइज एवरी डे 30 मिनट्स, जी। मतलब वेजिटेबल्स खा रहा है, एडिक्वेट हाइड्रेशन ले रहा है, एडिक्वेट स्लीप ले रहा है पेशेंट। हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत चीजें हैं। और थोड़ा थोड़ा खाना हर इंटरवल पे खा रहा है, जी। योगा कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल तो हो जाएगा, एक फैमिली सपोर्ट होना चाहिए पेशेंट के ऑफ़ पास, कोर्स। इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि घूम फिर के इन दी एंड मेंटली अगर पेशेंट स्टेबल है तो वो कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट्स, रेडिएशन सब झेल लेगा। हुँ, हुँ। और डाइट भी वो अपनी मेंटेन कर सकता है, या लाइफस्टाइल भी अपना वो मेंटेन कर लेगा अगर पेशेंट के पास इमोशनल या फैमिली सपोर्ट हो तो। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। फैमिली सपोर्ट और ज़ाहिर-सी बात है, सपोर्ट फ़ंक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी तरह के मरीज़ के लिए, पेशेंट के लिए हमें सहानुभूति ज़रूर होती है और हम लोग ख़्याल भी रखते हैं। लेकिन इस तरीके के पेशेंट्स के लिए थोड़ा-सा अ, सहानुभूति से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको दया करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को जो लगता है वैशाली मैम, हम उसको बिल्कुल। सपोर्ट करें। उसकी उसको ये महसूस कराएँ कि भई आप नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी जियो, स्वस्थ खाना खाओ, खुश रहो, कुछ इस तरीके के काम करो जिससे कि आपको खुशी मिलती रहे और कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहे। बहुत बढ़िया। तो वैशाली बिल्कुल मैम, सर। अ अ, मान लीजिए इलाज पूरा हो गया। ईश्वर ने हम्म, कहा करा और सब कुछ ठीक हो गया, ज़ीरो डिज़ीज़ जैसे आपने पीछे एक शब्द इस्तेमाल किया, है ना? उसके बिल्कुल बाद सर। फ़ॉलो-अप और जो टेस्ट कराने होंगे, वो कितने ज़रूरी होते हैं? मतलब आपसे बार-बार, बार-बार, अब भई आपसे मिलना-जुलना अच्छा लगता हो, वो एक बात अलग हो गई। हम्म। लेकिन फ़ॉलो-अप के लिए तो आपके पास आना है, कब आना हम्म। है, जाँच क्या करानी है, ये कितनी ज़रूरी है? सर जैसे आज पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया और हमें पता चल गया पेशेंट का कोई आज ट्रीटमेंट हो गया, जी, जी। उसके बाद पेशेंट को हम हर महीने बुलाएंगे। और तीसरे या छठे महीने में पेशेंट का हम स्कैन कराते हैं, विच कैन बी सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई, बेस्ड ऑन पेशेंट को क्या डिजीज था। जी।
ठीक है। सबसे उससे पहले हम करेंगे पेशेंट का नॉर्मल क्लिनिकल एग्जामिनेशन की मरीज के देखने के लिए कि हम पूरा छाती पैल्पेट करेंगे हम्म, कि पेशेंट की छाती में कोई नोड या गांठ या कोई पस या हम्म, खून तो नहीं निकल रहा है या कोई चमड़ी तो नहीं उधड़ रही है। हम्म, उसके बाद हम स्कैन कराएंगे, जैसे मैंने बोला सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर पेट स्कैन होता है जो पूरे शरीर का होता है, सर से लेके पैर तक का, वो जी, हर कहीं का भी कैंसर हो वहां बता देगा। ओके, ये तीसरे या छठे महीने में बुलाएंगे। और पेशेंट को स्कैन करके बाद अगर वो पेशेंट के स्कैन में आता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, तो हर तीसरे महीने में, इनिशियली हर महीने, उसके बाद हर तीसरे महीने में, धीरे धीरे करके हर छठे महीने में, और कुछ टाइम बाद पेशेंट को हर एक दिन में एक बार हर साल ही बुलाएंगे बस। जी, 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 लेकिन लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉलो अप में, पेशेंट को कोई चीफ कंप्लेन या कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म, वो हम्म, दिक्कत से ही हमें पता चलेगा कि कैंसर तो शायद नहीं आया। सपोज ऐसा होता है सर, किसी से छाती का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है, ये हम्म, सबसे ज्यादा ब्रेन में या बोन्स में, मतलब चला हड्डियों जाता में है, फैलता है। हाँ जी। तो मोस्टली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है कि मेरे बैक में 2-3 महीने से पेन है। अब मरीज हमारे पास आया कि बैक में पेन है, हम्म, फीमेल है 60 इयर्स की, तो हमें पहले क्या लगेगा कि उसको नॉर्मल पेन हो सकता है हड्डियों वाला, तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। जी, लेकिन अगर वो हड्डी के डॉक्टर के पास नॉर्मल ट्रीटमेंट लेके भी ठीक नहीं हो रहा, तो हमें क्या लग सकता है कि पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि हड्डियों में तो नहीं फैल गया। उसके लिए हम क्या करा सकते हैं, बोन स्कैन या पेट स्कैन। जी, इसीलिए फॉलो अप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंट की चीफ कंप्लेन या कोई दिक्कत तो नहीं है इस दौरान आफ्टर द ट्रीटमेंट, या फिर पेशेंट को ऐसा होता है कि कभी चक्कर आ रहे हैं और उल्टी आ गई, मतलब ऐसा हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर हमारा ब्रेन में फैल गया हो। ओ, ओके, और ये बहुत कॉमन होता है अगर पेशेंट लापरवाही करे ट्रीटमेंट के दौरान। इसलिए फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्ली डिटेक्शन में कि रेकरेंस तो नहीं है या मेटास्टेसिस तो नहीं है किसी डिजीज का। जी, जी, बस ऑलराइट। सर। सो जाहिर सी बात है, मतलब मैं तो उसको थोड़े से लाइटर मूड में लूँगा कि अगर आप डॉक्टर साहब के पास बिल्कुल। गए हैं, अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक करा लिया है, तो यूँ देखा जाए ना तो आपके और डॉक्टर साहब के बीच में एक इस तरीके का संवैधानिक संबंध बना है कि अब आप उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। आप उनके मित्र बन चुके हैं, वो आपके मित्र बन चुके हैं। तो बात करते रहिए उनसे, उनके पास जाते रहिए। वो उन्होंने आपके स्वास्थ्य की देखभाल की है, आपको बचाया है, आपके लिए वो एक दूत की तरह है। तो ज़ाहिर-सी बात है उनसे जुड़े रहने में भला क्या प्रॉब्लम है? बात कीजिए ना उनसे, वो बताएँगे कि भाई आप ठीक हो, आप नहीं ठीक हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा कि अगर आपको खाँसी भी आती है, तो कोई बुराई नहीं है अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाने के लिए कि भई ऐसा-ऐसा हुआ है मैम, आप बताओ सब ठीक है ना? चेक कर लो मुझे। भला क्या बुराई है? आजकल की डेट में तो लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि लोग हर तीसरे महीने फ्लेबोटमी करा लेते हैं कि लाओ यार जी, पूरा चेकअप करा लें। तो यहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। हमारे लिए देखा जाए तो एक डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, बात शुरू हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से और अगर मैं बिल्कुल सर। यहीं पर आऊँ कंक्लूज़न करने के लिए तो ब्रेस्ट कैंसर से बचाव, चलिए इलाज तो आपके पास है। अब हम्म। बचाव कैसे करें और जल्दी से पहचान, आपने पहचान के लिए भी बता दिया था, बट बचाव कैसे करें? हाउ डू वी प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज? सो बचाव के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं एक फीमेल हूँ तो हम्म, मेरे मम्मी हम्म, या मेरी नानी हम्म, के या फिर मेरी कोई भी मैटरनल फैमिली में, या मेरी दादी ऑफ कोर्स, या मेरी कोई बहन हो, तो हम्म, उनमें तो कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो इसका हेरिडिटरी वाला मतलब, मामला। हाँ, हम्म, हेरिडिटरी वाला मामला हमें पता होना चाहिए। हम्म, 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 और अगर हम 25 साल से बड़े हैं तो एक बार 6 महीने में अपनी ब्रेस्ट खुद सेल्फ एग्जामिन कर लें, ओके, उसको पैल्पेट करके कि कोई हमें लंप या गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। जी, 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 और अगर हम 40 साल से ऊपर हैं तो एक बार साल में मैमोग्राफी जी, करा लेनी चाहिए, या एक बार डॉक्टर के पास एक बार अपनी ब्रेस्ट खुद दिखलवानी चाहिए कि क्योंकि 40 साल से ऊपर चांसेस होते हैं कि हमें कोई ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हो जाए, ओके, ओके। बचाव के लिए सबसे पहली चीज है हमें हेल्दी डाइट मेंटेन करना है। अब बचाव वो की बात सबसे करें, हाँ। मुश्किल है अब। हाँ, वो अभी सबसे मुश्किल है, हेल्दी ओके, डाइट। कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ में पेस्टिसाइड ये वो हम सुनते रहते हैं। हाँ जी सर। सब दूसरी चीज एक्सरसाइज, हमें मेंटेन अपनी एक एक्सरसाइज जरूरी है, हम्म, वेट के लिए नहीं, हम्म,
अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ओ। अल्कोहल या स्मोकिंग से दूर रहना है। और हम्म। सपोज एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। आजकल एक मिथ चल रहा है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे हम ब्रेस्ट से। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बच्चे को दूध ब्रेस्ट से पिलाते हैं वो हमें हेल्प करता है मदर को कि जी। उसको फ्यूचर में कभी ब्रेस्ट कैंसर ना हो। अरे वाह। हम्म। और ब्रेस्ट फीडिंग से मदर का वेट भी कम होता है। वो आजकल गलत मिथ है कि नहीं पिलाना हमें ब्रेस्ट से दूध को हमारा वजन बढ़ जाएगा। नहीं, ये बहुत गलत मिथ है। जी जी जी। कैंसर से भी बचाता है, पेशेंट की मदर का वेट भी कम करता है जो ऑलराइट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। जी जी और अगर वेट कम होगा तो कैंसर होने के चांसेस भी कम होंगे। और हमें और कोई भी ऐसी हार्मोनल थेरेपी खुद से नहीं लेनी है जी। कि जो हमें किसी ने भी बोल दी और हमने ले ली। कोई भी ऐसी दवाई जो हम्म। अननेचुरल हो या लोग जैसे हर्बल मेडिकेशन के नाम पे कुछ भी दे देते हैं। हम्म। तो एक बार सबसे सबसे इसमें मेन पॉइंट यही है, खुद से एक बार एग्जामिन करें, घर वालों की हिस्ट्री जान लें और नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है और खुश रहना जी। है बस। वाह। क्योंकि कैंसर होना ना होना जी मैम। खुश अपने घर से। मैम एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई है। हेलो। हेलो। या आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई थी मैम। तो आप वहाँ से वापस से शुरू कर लो मैम, जहाँ पर आपने बोला कि खुश रहना है। हाँ, इन दी एंड खुश ही रहना है। बाकी कैंसर होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। कोई स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं भी करता उसको भी लंग कैंसर हो जाता है। जी। लेकिन बचाव करने के लिए हम अपनी संतुष्टि के लिए या खुश रहने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अर्ली एग्जामिनेशन और रेगुलरली ईयरली डॉक्टर्स पे चेकअप कराने में कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसमें मतलब अपने अपने आप का ख़्याल रखना भला क्या गलत है? हम रोज़ सुबेरे नहाते भी तो हैं। बिल्कुल ठीक उसी बिल्कुल सर। तरीके से अगर हम अपने आप को चेकअप करा लें, तो भला उसमें बुराई क्या है? अ, इस बार में ना डॉक्टर साहब किसी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं गया था और मैंने अपनी पूरा चेकअप कराया, होल बॉडी चेकअप कराया और हाँ एक पूरे दिन के लिए मैं एक पैथोलॉजी में बुक हो गया था वगैरह वगैरह। हाँ जी। कितने पैसे लग गए साहब आपके? मैंने कहा जी 4,500 लग गए। तो फिर जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ निकला? मैंने कहा नहीं साहब उसमें कुछ नहीं निकला। कहते लो बेकार हो गए ना पैसे आपके। मैंने कहा हाँ। आपने सुना आपने क्या कहा? आपने हम्म, खुद सुना आपने क्या कहा? कि आपके पैसे बेकार हो गए। मतलब आप ये कह रहे हो कुछ निकल आता तो वो पैसे ठीक हो जाते? तो ठीक हो जाए। मतलब मैं कोई बीमारी अगर निकल आती कि जी मेरे को ये बीमारी है, तो मुझे खुश होना चाहिए था कि मेरे पैसे कामयाब हो गए। यार मैंने कहा कमाल के व्यक्ति हो आप। तो सर दोस्तों समझने की ये कोशिश कीजिए। जी। ये हमारे ये तो सर नॉर्मल लोग कह रहे हैं। जी। कैंसर पेशेंट में सपोज हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन कराते हैं, जी। उसमें अगर हम पेशेंट को कहें कि नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, कहते हमारा तो इतना महंगी जांच हुई थी ये। मतलब कैंसर ठीक हो गया, उनको लग रहा है पैसे से कुछ आया क्यों नहीं। मतलब इनको इस बात की खुशी नहीं है कि हमारा कैंसर ठीक हो गया, उनको इस बात की खुशी है कि जी बीमारी वापस क्यों नहीं आई। बस क्योंकि आगे कैसे आएंगे हम अस्पताल। हाउ सैड। दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब समझ में आ रहा है दोस्तों, सब समझ में आ रहा है। लेकिन मानो तो सही, ये पैसे हमारी सुरक्षा के लिए हमने खर्चा किए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वैशाली मैम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही खेलते कूदते कहानियाँ सुनाते हुए सरल शब्दों में समझने के हिसाब से आपने हमें बताया। तो बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? थैंक यू सर। ऑडियंस को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि खुश रहना। हमें कभी भी लाइफ की सिंपल नहीं रहती। अपने आप का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखे, अपनी हेल्थ का मेंटेन करिए। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। और कैंसर एक छोटी चीज है, अब इसकी बहुत सारी आधुनिक ठीक करने की दवाइयां आ चुकी हैं। कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, हार्मोनल थेरेपी हो या टारगेटेड थेरेपी हो, अब इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि अब कैंसर से डरना नहीं है और अपना ख्याल रखना है बस। इसको ऐसे लेके चलना होता है कि एक ये खांसी जुकाम है मुझे, जिसको मैं ठीक कर लूंगा बस। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा बस, ऑलराइट। बाकी सब ठीक हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही बढ़िया बात।
अब हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक खाँसी जुकाम जैसी चीज़ की तरह ही इसको लेना है, विश्वास करना है कि ठीक हो जाएगा और बस थोड़ा-सा वक़्त लगेगा और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। मतलब कोई मुगली गुट्टी 555 जैसी चीज़ मत लीजिएगा, डॉक्टर साहब के पास पहुँचिए। वो बताएँगे कि क्या करना है और सब कुछ उचित होगा। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और जानकारियाँ भी बहुत सारी मिली। बहुत-बहुत धन्यवाद।